नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 551 से लेकर 570 तक करने की कोशिश करेंगे। भाई 20 प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि जो हमारी विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की संख्या चली हुई है उसमें लगभग हमने 550 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया है, ताकि परीक्षा में जब आप परीक्षा में हॉल में एग्ज़ाम देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी हम तथ्य कर चुके हैं इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए एक प्रश्न के साथ हम जो है और अन्य तथ्यों को भी कंप्लीट करते हुए और बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि DSSB की परीक्षा अभी हाल ही में होने वाली है, TGT PGT किसी भी स्टेट में अगर परीक्षा देने जा रहे हो या फिर NTA NET की परीक्षा आप देने जा रहे हो, तो ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 551। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास द्वारा जो रचित शकुंतला नाटक है तो उसका खड़ी बोली में अनुवाद किस लेखक ने किया? इनमें से ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर आप लोगों के सामने ही है, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। तो इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने, जो राजा लक्ष्मण सिंह है, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रजा हितैषी नामक पत्र निम्नलिखित में से किसने निकाला? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। और शकुंतलम नाटक, रघुवंशम और मेघदूत, इनका जो है इन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 552। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत इनमें से कौन सा कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो रामनरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और जगमोहन। ये जगमोहन है भाई, जगमोहन सिंह। जो जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों के तीनों कवि जो हैं ये भारतेंदु मंडल के अंतर्गत शामिल है। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जो कवि है वो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। देख लेते हैं और अन्य कवि कौन कौन रहे हैं भारतेंदु मंडल के अंतर्गत, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। क्योंकि जितने भी भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कवि हैं वे कहीं ना कहीं परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इन कवियों से संबंधित जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं वे भी पूछी जाती हैं। तो एक एक तथ्य को आपको बार बार रिवाइज करते हुए प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम जो है अपनी तैयारी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ जो है टॉपिक वाइज भी हम कंटेंट को लेकर के चल रहे हैं और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हार्ड वर्क करते हुए आप लोगों को स्मार्ट वर्क करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ताकि आपकी परीक्षा तक जो है अच्छी तैयारी हो जाए। और कहीं ना कहीं ये इन्हीं प्रश्नों में से आपको जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो उनका आसानी से आप आंसर लगा सकोगे। तो देख लेते हैं। जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख और अन्य साहित्यकार हैं उनमें से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ये प्रमुख रहे हैं। बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की। तो रामनरेश त्रिपाठी से संबंधित कई बार परीक्षा में रचना पूछ ली जाती है। मिलन, पथिक, चौपन, मानसी, अन्वेषण, हे प्रभो, आनंददाता, ये जो प्रमुख रचनाएं है ये रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित रचनाएं है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक सेकंड। और भाषा रही है इनकी खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू। पुरस्कार या उपाधि मिली हुई है इन्हें हिंदुस्तान या अकादमी पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार की उपाधि मिली हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 553। छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इनकी छाया भी नहीं है। जो ये पंक्तियां हैं ये किस लेखक के बारे में कही गई है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये कही गई है सुशील कुमार द्वारा। तो सुशील कुमार द्वारा छायावाद एक अस्पष्टवाद है। ये बताया गया है कि इसमें भाव या रस क्या है अपितु इनकी छाया भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है, एक सेकेंड में,
देख लेते हैं भाई, सुशील कुमार की एक रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हिंदी में छायावाद। ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 554। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया कथन है छायावाद के संबंध में? छायावाद के संबंध में छायावाद कई लेखकों ने जो है अपने अपने विचार रखे हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी, राम कुमार वर्मा द्वारा भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भी, महादेवी वर्मा द्वारा भी, नामवर सिंह द्वारा भी, तो कई लेखकों ने छायावाद के संबंध में अलग अलग विचार दिए हैं। तो इनमें से एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने भी प्रमुख कथन है छायावाद से संबंधित उनको भी हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ के साथ अब देख लेते हैं राम कुमार वर्मा ने जो है छायावाद को जो है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, ये बताया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 555। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर द्वारा रचित इनमें से अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण जो है पद्माकर द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माभरण जो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा द्वारा दी गई या किसके द्वारा दी गई? तो किस नरेश के द्वारा दी गई? तो प्रताप सिंह द्वारा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये तथ्य भी हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट तथ्य है। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे मिली? तो पद्माकर जी को। और देख लेते हैं आगे। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं तो हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद और पर बोध पचासा, गंगा लहरी है भाई, ये गंगा लहरी नहीं, गंगा लहरी। और उसके बाद है प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, अलीजा प्रकाश और राम रसायन आदि जो ये रचनाएं है पद्माकर जी की है। तो कई बार परीक्षा में इनकी हिम्मत बहादुर विरुदावली जो रचना है या फिर पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। हिम्मत जो बहादुर विरुदावली जो है एक जिसमें वीर रस का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कई बार ये पूछ ली जाती है कि वीरात्मक जो रचना है पद्माकर जी की कौन सी है? तो कौन सी इनकी जो है अलंकार से संबंधित है? तो पद्माभरण जो है अलंकार संबंधित है। तो इस प्रकार से हर एक रचनाओं की जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं इनको भी हम जो है करते हुए चल रहे हैं। तो कंटेंट की क्लास में तो हम करते ही है, तो साथ के साथ प्रश्नों में भी मैं इनको अधिक से अधिक इंक्लूड करूँगी क्योंकि आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न पहले की तरह नहीं रहा, चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले डायरेक्ट रचना का नाम पूछ लिया जाता था कि ये रचना किस लेखक की है, किसके द्वारा रचित है। तो आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने लगे हैं रचनाओं के विषय वस्तु के संबंध में अधिक पूछने लगे हैं कि इस रचना में क्या दर्शाया है, किससे संबंधित है, इसके पात्र कौन है। तो इस प्रकार से जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल डिटेल से पूरी तरह समझ के साथ हम पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी और कंटेंट के क्लास में भी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 556। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से मतीराम द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये है ललित ललाम। ललित ललाम इनका जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ रहा है। और कौन सा अलंकार दिया गया है ये तो आपको पता ही है। अनुप्रास अलंकार में बार बार लय की जो आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। कई बार पूछ लिया जाता है शब्द दे करके मतीराम की ये ललित ललाम जो रचना है ये किस प्रकार की रचना है। पढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं मतीराम द्वारा रचित और अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पच्चीसी का एक रचना है भाई, ये दो लग गई है। वर्त कौमुदी, जबकि कृष्णायन के रचनाकार जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा जगद विनोद के रचनाकार जो है पद्माकर है। और इन ऑप्शनों के आधार पर
जो कृष्णायन के रचयिता कौन है? ये है द्वारका प्रसाद मिश्र। और जगत विनोद के तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था, पद्माकर जी की रचना है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 557। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो किस आदिकाल को या फिर किसी भी काल को, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हम बात करें तो आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, लेकिन आदिकाल नाम दिया को भी उन्होंने स्वीकार किया है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। और साथ ही आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे कि गिरीश जी ने आदिकाल को जो है किस नाम से पुकारा है, या फिर जो है रमाशंकर शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, या फिर डॉक्टर इंद्रनाथ मादन ने, या फिर नंदुलाल वाजपेयी ने। इन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कि आदिकाल को जयकाल नाम किन्होंने दिया है? तो जयकाल नाम देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल जी। ये रामशंकर नहीं है भाई, ये रमाशंकर है, रमाशंकर। इस प्रकार से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल इनको जो है उपाधि मिली हुई है, उपनाम है इनका रसाल, तो ये ध्यान रखना है। तो आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल रहे हैं, और रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रमाशंकर शुक्ल रसाल रहे हैं। इन्होंने जो है आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को जो है कलाकाल नाम दिया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? इनमें से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, यानी कि लक्षणों में बंद करके रचनाएं नहीं लिखी, ये पूछा हुआ है। तो ये लक्षण मुक्त रहे हैं घनानंद जी। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई उनमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर 4 कवि प्रसिद्ध रहे हैं। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ठाकुर। और एक कवि और रहे हैं द्विजदेव। ये इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए जो कि जितने कि ये 4 कवि प्रसिद्ध हुए रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ में की परिपाटी में बंद करके रचनाएं नहीं लिखी। तो इनमें जो है और अन्य कवि जो है सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन घनानंद ने नहीं लिखे। तो घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में बुंदल शहर में हुआ। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आचार्यदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे, और इनके द्वारा रचित काव्य कीर्तियाँ कौन कौन सी है? कौन कौन सी काव्य कीर्तियाँ हैं घनानंद जी की जो हमें याद रखनी है? सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कपानन, रसकेली वली और यमुना यस। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी जो रचना है सुजान सागर है भाई, ये सुजान सा एक रचना है इनकी सुजान सागर, और एक रचना है इनकी सुजान हित, ये भी घनानंद जी की रचना है। और सुजान नाम से और अन्य लेखकों ने भी रचनाएं लिखी है, जैसे कि यहाँ पर हम एक रचना देख लेते हैं, सुजान विनोद नाम से रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई देव द्वारा। देव कवि हुए हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत उन्होंने सुजान विनोद नाम से रचना लिखी है। और एक रचना और है सुजान चरित नामक जो रचना है वो लिखी है। एक कवि हुए हैं सूदन कवि ने सुजान जो है एक राजा का नाम है। उन्होंने उसके जीवन के चरित्र को दर्शाया है, संबंध में रचना लिखी है। लेकिन घनानंद जी ने जो सुजान हित या सुजान सागर नाम से रचना लिखी है, तो उनकी प्रेमिका का नाम रहा है सुजान, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से घनानंद जी द्वारा रची रचनाओं को जो है आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। इश्कलता भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है
किस लेखक की है, और एक रचना है इश्क नामा, जो कि नामा, ये नामा है वो है बोधा की। ये भी रीतिकाल के अंतर्गत लिखी गई। तो इस प्रकार से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उनको भी हम एक क्लास में कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलोगे तो हम अवश्य ही करेंगे, क्योंकि जितनी भी एक दूसरे से मिलती जुलती इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जब परीक्षा में पूछी जाती है तो वहीं पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये शायद इस रचनाकार की है। तो उन रचनाओं को भी हम बार बार रिवाइज करते हुए कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको परीक्षा में मदद करेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जो है एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 559। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार द्वारा प्राप्त हुआ? और भाई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं अधिक से अधिक आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार द्वारा प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ संपूर्ण रचनाक्रम पर। जो नरेश मेहता को जो है 1992 ईस्वी में जो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वे उसके संपूर्ण क्रम पर रचनाक्रम पर दिया गया। इससे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था किसी एक विशेष रचना के आधार पर दिया जाता था। जैसे पंत जी ने जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो मिला चिदम्बरा पर, इनकी रचना चिदम्बरा पर, क्योंकि चिदम्बरा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि 1968 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद जो जैसे कि महादेवी वर्मा को यामा पर मिला, लेकिन जो 1992 में जो रचना 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को दिया गया, तो उनके संपूर्ण साहित्य क्रम पर जो है पुरस्कार दिया जाने लगा। देख लेते हैं आगे, इनके संपूर्ण रचनाक्रम के लिए दिया गया, न कि किसी एक विशेष रचना के लिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नरेश मेहता की कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है? वो है वन पांखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चिड़ को, देखना एक दिन और आख्या। ये सभी रचनाएं नरेश मेहता जी की है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 560। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं हैं? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी। इन तीनों रचनाओं के जो रचनाकार हैं, ग्रंथों के रचनाकार, ये हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी ने भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीनों रचनाएं लिखी है। लेकिन कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है नामवर, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं और अन्य तथ्य इनके संबंध में। तो बात कर लेते हैं कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान है भाई, ये कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ नाम से जो है नामवर सिंह द्वारा लिखी गई ग्रंथ है या रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? नामवर सिंह की छायावाद, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज। एक रचना है कविता के नए प्रतिमान और एक रचना है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, ये भी रचना काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि ये रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध रचना है दोनों कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। इस प्रकार से आप मिलते जुलते रचनाओं को जो बिल्कुल ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए स्वयं से खोज के करोगे तो जो है आपको वे कभी भी आप उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 561। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? अज्ञे का इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? ये आपको पता ही है। हरिघास पर क्षण भर भी अज्ञे जी का है, हरि ओ करुणा प्रभा में भी अज्ञे का है, लेकिन आंगन का पार द्वार भी अज्ञे का है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप
जो है ये अज्ञे जी का नहीं है, रघुवीर साय जी का है। नई कविता सीढ़ियों पर दो रघुवीर साय जी के काव्य संग्रह है। और रघुवीर साय के अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि जो ये रचनाएं है, काव्य संग्रह है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रघुवीर साय द्वारा रचित हैं। हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी आदि अज्ञे जी द्वारा रचित रचनाएं है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 562। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, कनुप्रिया, अमन का राग, उर्वशी। इनमें से अमन का राग जो है शमशेर बहादुर द्वारा रचित एक लंबी कविता है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। अन्यथा 3 महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता की रचना है। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है। उर्वशी आपको पता ही है, प्रसिद्ध रचना है दिनकर जी की। और एक उर्वशी नाम से रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, जयशंकर प्रसाद की। इस प्रकार से उर्वशी नाम से दोनों जो ये प्रसिद्ध लेखक है इनकी रचनाएं है। जो प्रसिद्ध हुई रचना वो उर्वशी दिनकर जी की है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है तथ्य है, देख लेते हैं। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक लंबी कविता है। महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा रचित रचना है। उर्वशी 1961 में दिनकर द्वारा एक गीति नाट्य है। और कनुप्रिया जो है 1959 ईस्वी में धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक जो है रचना है, जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 563 भैया 5 है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में मिलता है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की इनमें से इस कविता में नहीं मिलता। नहीं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं तो परीक्षा में यहीं से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है कि हम नहीं की बजाय है पढ़ लेते हैं। तो आपको जितने भी आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले तो एक प्रश्नों को ये देख लेना आप इसमें पूछा क्या गया है, नहीं से संबंधित पूछा गया है या है से संबंधित। अगर प्रश्न को आप एक बार 2 बार जो है समझ करके पढ़ोगे तो आंसर अपने आप ही आपको जो है सही समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से पूछा गया है और क्या हमें आंसर लगाना है। तो अगर इतने प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करोगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से आपको ऐसे कि ऐसे प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है हम अधिक से अधिक प्रश्नों के करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। परीक्षा तक लगभग हम 1000 प्रश्नों को तो विद सॉल्यूशन के साथ करने का हमारा टारगेट है। अगर हमारा एग्ज़ाम थोड़ा लेट होता है तो हम इन प्रश्नों की संख्या भी अधिक बढ़ा लेंगे, क्योंकि वीक में हम एक बार जो है विद सॉल्यूशन प्रश्नों को करते हैं। क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को पता ही है इतनी मेहनत के साथ मैं PDF बनाती हूँ। कहीं का जो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं, उनको विद सॉल्यूशन के साथ बनाना आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, लाइक कर देना। तो देख लेते हैं आगे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध की निम्नलिखित में से किस कविता में नहीं है? तो ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अंधेरे में। मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार, जो ये तीनों कविताएं हैं, इसमें मुक्तिबोध ने रहस्य पुरुष का बिंब प्रस्तुत किया है। लेकिन अंधेरे में कविता में इसमें रहस्य पुरुष का बिंब हमें देखने को नहीं मिलता। तो प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। ये एक लंबी कविता है और ये फैंटेसी पर आधारित कविता है। और अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है कि अंधेरे में कविता का जो प्रथम प्रकाशन है किस नाम से किया गया? तो आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में इस नाम से किया गया।
या आकांक्षा के द्वीप, आकांक्षा के द्वीप, सॉरी भाई, अंधेरे में आप देख सकते हो। तो पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को बीजे खरे के अध्यक्षता में की गई। देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे, खरे है भाई, ये कहीं कहीं आपको किसी पुस्तक में खेर भी लिखा मिलेगा और कहीं है ये खरे, तो आप खरे सही आंसर लगा सकते हो। तो बीजे खरे है ये। तो इन्होंने जो है 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में श्री बीजे खेर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में लगभग जो है 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? सबसे पहले इस आयोग में 21 सदस्य, कई बार सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है। इस आयोग को निम्नलिखित विषयों की सिफारिशों के लिए गठित किया गया था। कौन कौन सी सिफारिशें थी इनको भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सा तथ्य सही है या सही नहीं है, राजभाषा आयोग के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है या सत्य है। तो देख लेते हैं राजभाषा आयोग के संबंध में जो ये विषय, इसके अंतर्गत जो विषय निम्नलिखित विषयों पर जो कौन कौन सी सिफारिशें गठित की गई थी इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, संघ के सरकार कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक से प्रयोग करना, संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही करना और संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए। तो ये सभी सिफारिशें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। संघ के किसी या किसी अन्य खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप एक समग्र अनुसूची तैयार करना, जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ने ले लिया। ये सभी जो है इसमें दिखाया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 565। जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद जो है आपको अभी हमने पढ़ा था, पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना है जो जगत विनोद, इसमें 6 प्रकाश है, 731 छंदों में ये नवरस का विवेचन इसमें किया गया है। काव्य निर्णय में काव्य के भेदों उपभेदों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। रस रहस्य में मम्मट ने रस रहस्य का छाया अनुवाद प्रयोग किया है और भाव विलास में रस एवं नायिका भेद का वर्णन दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा 566। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ की गई? तो कवि वचन सुधा जो है 1968 ईस्वी में भारतेंदु जी द्वारा आरंभ की गई। देख लेते हैं भारतेंदु जी की और अन्य कितनी भारतेंदु जी ने और कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया। कवि वचन सुधा का जो संपादन है वो 1968 ईस्वी में भारतेंदु जी द्वारा किया गया। कवि वचन सुधा कहाँ से निकाली, कहाँ से प्रकाशित हुई? वाराणसी से। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि वाराणसी कवि वचन सुधा किस शहर से प्रकाशित की गई, कहाँ से प्रकाशित की गई? तो वाराणसी से। यह एक नए युग का सूत्रपात करने वाली पत्रिका रही और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित अन्य जो पत्रिकाएँ है वो है हरिश्चंद्रिका, जिसका जो बाद में नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन रख दिया गया। बालबोधनी जो पत्रिका है भारतेंदु जी की वो महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 567। संवत 555 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस उपन्यास
परोपकार के बारे में बताया है। अगर ये कथन दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए ये किशोरी लाल गोस्वामी जी के संबंध में ये किस विद्वान ने दिया है ये कथन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और किस लेखक के संबंध में या किस उपन्यासकार के संबंध में ये कथन कहा है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के संबंध में ये कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी के संबंध में और अन्य तथ्य। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी का जन्म 1865 ईस्वी में जन्म वृंदावन में हुआ और 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी में है भैया किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नामक एक लघु कहानी शुरू की। इंदुमती प्रसिद्ध कहानी रही है, हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित 1900 ईस्वी में एक लघु कहानी की शुरुआत इन्होंने की, किशोरी लाल गोस्वामी ने, जिसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया। कई बार पूछ लिया जाता है इंदुमती जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा, उसे किस पत्रिका में संपादित किया गया, किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया, तो सरस्वती पत्रिका में। यह हिंदी की पहली मौलिक कृति मानते हुए हिंदी की पहली लघु कथा भी मानी जाती है। यानी कि इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, लेकिन प्रथम मौलिक कहानी जो मौलिक कीर्ति मानी जाती है और उसके साथ ही यह एक लघु कथा भी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, किशोरी लाल गोस्वामी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। इसके साथ ही जो है ये सरस्वती पत्रिका के पंचायती संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है इन्होंने। कई बार परीक्षा में अगर जो ये रचनाएं हैं उनके संबंध में ये उनकी जो प्रमुख लेखक हुए हैं और जिस लेखक के द्वारा जो रचित रचनाएं, कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है इन्होंने, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में कई बार पूछा जाता है उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। तो इस प्रकार से जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लगभग जो है 65 उपन्यासों की रचना की है और 1898 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका उपन्यास की शुरुआत की। पत्रिका का नाम है उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1898 ईस्वी में। किस प्रकार की पत्रिका रही है ये उपन्यास नाम से? एक मासिक पत्रिका, और जिसमें गोस्वामी ने 65 उपन्यास प्रकाशित किए। जो ये सभी उपन्यास है उनकी इसी पत्रिका में प्रकाशित किए गई है। और किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार जब हम बात करें तो उनके उपन्यासों की, तो देख लेते हैं कौन कौन से इनके प्रमुख उपन्यास हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास कौन सा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप नए पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को बार बार अभ्यास करोगे तो जो है सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि आपको पता है निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में लवंगलता व आदर्शवाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1899, लीलावती व द आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्वी व कुटुरवासिनी 1906, पुनर्जन्म व सोतिया डा 1907, माधवी व मदन मोहनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918 में। इसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या हमारी, इसमें प्रश्न संख्या दी नहीं गई है, तो कौन से प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं? लगभग हम 567 पर पहुंच चुके हैं। एक सेकेंड भाई, 567 हमारा गया। चलो कर लेते हैं, कोई सी भी प्रश्न संख्या हो हमारी, तो देख लेते हैं। प्रश्न करना ही हमारा काम है, प्रश्न संख्या से हमें क्या लेना, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन से कवि जो है दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर। इनमें से जो है ये शकुंतला माथुर है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, शकुंतला माथुर। इनमें से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में नहीं है?
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर इसमें गलत दिया हुआ है भाई, ये आएगा डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा हमारा डी मुक्तिबोध। क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर ये तीनों के तीनों कवि दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन जो है ये प्रथम तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम जो है जितने भी तार सप्तक के कवि हैं प्रथम द्वितीय तृतीय अज्ञे जी द्वारा 4 तार सप्तकों का संपादन किया। प्रथम जो है 1943 ईस्वी में लेकर के आए, द्वितीय सप्तक वे जो है 1951 में लेकर के आए, फिर तृतीय इन्होंने जो है 1959 में किया, फिर चौथा जो है इन्होंने 1989 में किया। इस प्रकार से 4 सप्तक अज्ञे जी 4 सप्तकों का संपादन किया, जिसमें 7 कवियों की शामिल किया, उनकी रचनाओं को शामिल किया। तो देख लेते हैं दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि प्रमुख है। दूसरा तार सप्तक जो है 1951 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित किया गया और संपादन अज्ञे ने प्रकाशित कराया। इस दूसरे तार सप्तक में निम्नलिखित में से 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय और धर्मवीर भारती शामिल है। ये गजानन मुक्तिबोध भाई ये प्रथम तार सप्तक के अंतर्गत आएगा, यानी कि प्रथम तार सप्तक का नाम प्रथम तार सप्तक नहीं है, केवल उसे हम तार सप्तक के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनमें से तार सप्तक के संबंध में कौन सा नाम गलत है या अशुद्ध है, तो इस प्रकार से जो प्रथम तार सप्तक होगा उसको प्रथम तार सप्तक न कर करके केवल तार सप्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? तार सप्तक। तार सप्तक जो 1943 ईस्वी के जो तार सप्तक है उसको हम केवल तार सप्तक कहेंगे। फिर द्वितीय सप्तक जो हमारा आएगा वो 1951 में, फिर तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक। इस प्रकार से इनके नाम होंगे, ना कि प्रथम। ये मैं आपको प्रथम इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि सबसे पहले आया था 1943 में, तो वो प्रथम पहली बार निकाला था, तो इसका हम प्रथम नाम दे देते हैं। तो हम कहने में ही प्रथम बोलेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्रथम शब्द दिखाई दे और ये पूछा हुआ कौन सा गलत है तो आपको वहीं पर जो है उसको काट देना है। तो ये मैं छोटी छोटी मिस्टेक जो हम कर देते हैं बच्चों को, जो नए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी रिवाइज नहीं किया है साहित्य को, उनके लिए जो शुरुआत में इन जो चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए प्रश्नों को करोगे तो आपको को जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी भी प्रश्न में। आप जब पढ़ोगे प्रश्नों को तो पता चल जाएगा हाँ इसका मतलब ये है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी जितनी भी क्योंकि जब हम पढ़ते थे शुरुआत में, जब हमने साहित्य की तैयारी की थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी और काफ़ी समय बाद हमें इन बातों का जब हमें पता चलता था तब हमें ये लगता था कि शायद हम पहले ही इन चीज़ों को समझ लेते। तो इसीलिए ऐसा कभी भी देर नहीं होती, तो आप निरंतरता के साथ अब अपनी तैयारी को करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 568। सॉरी भाई। उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ बन बिंदु, शून्य में पिघल गया सांप। जो ये पंक्तियाँ हैं ये आगे की किस कविता से ली गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई है आगे जी की। और ये अन्य जो रचनाएं देख रहे हो आप, सांप, पहचान, हरी घास प्रश्न पर आगे जी द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन जो ये पंक्ति दी गई है उड़ गया गरजता यंत्र, जो ये हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई है। आगे के संबंध में और अन्य काव्य कीर्तियाँ उनकी देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन रहा है। और आगे की काव्य कीर्तियाँ भग्नदूत काफ़ी बार पूछी जाती है, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि ये जो रचनाएं हैं ये आगे जी की हैं। उड़ गया गरजता मंत्र, गरुड़ बन बिंदु, शून्य में विदा गया सांप, ये जो पंक्तियां हैं उपयुक्त पंक्तियां प्रयोगवादी कवि आगे की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से ली गई है। आगे
प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक रहे हैं। समस्त सप्तक आपको मैंने अभी बताया था। सप्तक जो है पहला सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक, इन सभी सप्तकों के जो हैं संपादक भी रहे हैं। और अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किस कवि को कहा जाता है? अज्ञे जी को। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 569। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, यानी कि इनमें से किस अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ? तो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह भी ये संस्कृत में से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में साहित्य का मतलब है, जैसे कि हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में ब्रज भाषा का में कोई भी रचना नहीं लिखी गई। मुख्य रूप से बात करें हम भक्ति काल की, तो भक्ति काल में जो है ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं, ब्रज भाषा में रचनाएं लिखने लगे। तुलसीदास जी ने भी जो है अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। कुछ रचनाएं उन्होंने जो अवधी भाषा में लिखी, तो कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। ब्रज भाषा की उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे विनय पत्रिका हुई, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जो ये रचनाएं हैं इन्होंने तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखी। और भक्ति काल के अंतर्गत ही सूरदास जी प्रमुख ब्रज भाषा के कवि कहलाए। इसलिए फिर आगे चल कर के रीतिकाल की जब हम बात करें तो पूरा का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। उसके बाद आधुनिक काल में तो आपको पता है भारतेंदु युग में ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं हो रही थी। फिर बाद में जो है द्विवेदी युग में आते आते खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था। तो इस प्रकार से अगर साहित्य की बात करें तो ब्रज भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, ये कहा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा 570। आज का भाई हमारा अंतिम प्रश्न है। हमारे ने 20 प्रश्नों को आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह प्रश्नों को हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चली हुई है। तो हिंदी में के प्रश्न इस प्रकार से जो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट में भी ये इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपने जितने भी पीछे के जो प्रश्न हमारे अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासों में जा कर के या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो इन प्रश्नों को देख सकते हो, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी आपको मदद करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 570 देख लेते हैं। छत्तर प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रबंध काव्य है एक छत्तर प्रकाश नाम से। तो इस रचना के रचनाकार पूछा हुआ है, कौन है? सही आंसर आपका हो जाएगा लाल कवि। लाल कवि छत्तर प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। तो लाल कवि प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल के आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्तर प्रकाश में दोहों चौपाइयों के बड़े ब्यौरों के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्तर प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है और छत्तर प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 का वृत्तांत दिखाया गया है। इस प्रकार से हमने 570 प्रश्नों तक कर लिया। आगे के प्रश्न हम जो है आगे करेंगे। 20 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। एक बार से फिर कहती हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या वीडियो कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। चैनल को एक दूसरे के साथ शेयर करके हम जो है अधिक से अधिक बच्चों का साथ आप शेयर कर सकते हो, ताकि जो है हमारी भी हेल्प हो और आप लोगों की भी एक दूसरे की हेल्प होती रहे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।